नाउ द पॉइंट हियर इज कि लॉ तो ठीक है, लॉ क्या होता है सबको पता है। आज हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो क्रिमिनल लॉ की फैमिली है। मैं आपको ये जो पढ़ने का तरीका है सीआरपीसी का, दो तीन तरीकों से बताऊंगा, आपको जो सूट करे आप उसके हिसाब से पढ़ सकते हो। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। मैं हर एंगल से कोशिश करूंगा आपको शेयर करने के लिए। देखिए, क्रिमिनल लॉ है और क्रिमिनल लॉ एक फैमिली है। आपको क्रिमिनल लॉ में जो भी है उसको आपको एक जस्ट ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना है। जैसे हम लोग आज के डेट में रोबोट को भी ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं, बेचारा रोबोट भी हर कुछ करता है आज के डेट में। तो क्रिमिनल लॉ जो है ये भी हम लोगों को एक जस्ट लाइक ए फैमिली इसको ट्रीट करेंगे। तो इसके अंदर तीन इसके अपने सगे भाई होते हैं। एक होता है इंडियन पिनल कोड, दूसरा होता है सीआरपीसी जिसको हम लोग कहते हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और लास्ट होता है एविडेंस। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तीनों के अंदर कौन बड़ा है कौन छोटा है ये आप सबको पता होगा। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा भाई है वो आईपीसी है, सबसे जो छोटा भाई है वो सीआरपीसी है, और जो सेकंड नंबर का भाई है वो एविडेंस है। एनीबॉडी नो द रीजन व्हाई आईपीसी सबसे बड़ा बिग ब्रदर है, ये सेकंड नंबर का है और ये थर्ड नंबर का है? ऐसा क्यों? एनीबॉडी हैव द रीजन? क्या रीजन लगता है? आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि तीनों में सबसे बड़ा आईपीसी ही होगा। क्योंकि अगर हम सीआरपीसी का भी देखेंगे तो मैं अभी बताने वाला हूँ सीआरपीसी के बारे में। 1860 में सबसे पहले आईपीसी को ड्राफ्ट किया गया, और ड्राफ्ट किया था लॉर्ड मैकॉले साहब ने। अगर नहीं जानते हैं तो जान लेना, और जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लॉर्ड मैकॉले साहब थे। सीआरपीसी का ड्राफ्टिंग का पता नहीं, बट एविडेंस के थे स्टीफन साहब। ठीक है, जेम्स एफ स्टीफन। तो ये, और ये जो हुआ था वो 1860 में हुआ था, ये 1872 में हुआ था। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू, ये 1973 के पहले भी एक सीआरपीसी चलता था जिसमें लगभग 500 कुछ सेक्शन थे, 546 समथिंग सेक्शंस थे। और वो था 1898 का सीआरपीसी, जो हाल फिलहाल तक अभी इंडिया में चल रहा था। ठीक है, इसमें शौक होने की बात नहीं है। ये 1898 का जो सीआरपीसी है ये भी चल रहा था। तो ये 1898 का जो सीआरपीसी था ये अभी जम्मू कश्मीर में चल रहा था 31 अक्टूबर 2019 के पहले तक। लेकिन 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर 2019 के बाद से ये सीआरपीसी का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। अब ये जो सीआरपीसी 1973 है, इट इज एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। ठीक है, तो पहली बात तो ये जान लेना कि आईपीसी सबसे बड़ा भाई है, सेकंड नंबर पे एविडेंस है, थर्ड नंबर पे सीआरपीसी है। नाउ अब देखिए, जो मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो थोड़ा हटकी चीजें हैं, सीआरपीसी के बारे में हम लोग शेयर करेंगे। देखिए, सीआरपीसी बेसिकली है क्या, इसका थोड़ा हिस्ट्री भी जानना चाहिए और आगे की बात भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री आपको इसका शेयर कर देता हूँ, चलिए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सीआरपीसी का इंट्रोडक्शन बताया गया है। इंट्रोडक्शन के बारे में आप देख सकते हैं सीआरपीसी का। इसमें जो सीआरपीसी का इंट्रोडक्शन बताया गया, इसमें सबसे पहला जो ओल्ड एक्ट बना था, फर्स्ट कंसोलिडेटेड जो सीआरपीसी बना था। पहले मैं बता दूं कि इंडिया के अंदर कोई भी कंप्लीट प्रोसीजर नहीं था, यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं था इन केस देयर वाज ए क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ के लिए कोई प्रोसीडिंग नहीं था, क्रिमिनल प्रोसीडिंग ही नहीं था बेसिकली। तो यहाँ पर पहली बार कंसोलिडेटेड इकट्ठा बनाया गया था। आप देख पा रहे होंगे 1852। तो 1852 1852 में ही पहली बार सीआरपीसी बनाया गया था। उसके बाद जो सीआरपीसी बना था उसका नाम था हाई कोर्ट सीआरपीसी, और वो था आपके सामने 13 ऑफ 1865, यानी 1852 के बाद 1865 का सीआरपीसी बना था। उसके बाद ये सीआरपीसी बना था आपको 25 एक्ट नंबर है ये सब। ये 1861 का आपको सीआरपीसी आपके सामने दिख रहा है। तो ये तीन सीआरपीसी बने, तो पहला जो फर्स्ट वन सीआरपीसी है यही था। उसके बाद सीआरपीसी आया था 1882 में। 1882 में बहुत जबरदस्त जो है ना लीगल अमेंडमेंट हुए थे, या यूं कहे कि लेजिस्लेशन बहुत जबरदस्त तरीके से निकल के आया था बाहर। एकदम थोक के भाव में जो है ना एक्ट्स बनने शुरू हो गए थे। आप देखेंगे तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, बहुत सारे एक्ट है जो 1882 में बने थे।
तो ये सीआरपीसी भी पहली बार जो बोलते हैं, पहली बार फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म लॉ प्रोसीजर फॉर द होल इंडिया पहली बार बनाया गया था 1882 के अंदर। और ये जो सीआरपीसी था, ये दोनों उस समय दो तरह के टाउन हुआ करते थे, जैसे अभी है, अभी भी उसी तरह का सिस्टम है, लेकिन इंडिया में अभी हम लोग उसका नाम चेंज कर चुके हैं। जैसे अभी क्या हम लोग बोलते हैं, एक बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया, एक नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो उसी तरीके से तो प्रेसिडेंसी टाउन हुआ करते थे और मुफस्सिल हुआ करते थे। तो मुफस्सिल और प्रेसिडेंसी टाउन्स दोनों के लिए ये 1882 वाला ही चलता था उस समय के हिसाब से। उसके बाद इस 1882 वाले सीआरपीसी में बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट्स हुए, और अमेंडमेंट का नतीजा निकला कि 1898 का सीआरपीसी आपके सामने आया। ठीक है। नाउ अभी जो प्रेजेंट सीआरपीसी है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसको बोलते हैं, और ये 41st रिपोर्ट की है उस समय के। तो ये एक बेसिक आपके पास इंट्रोडक्शन है। तो ये आप लोग जो भी कहा कि नहीं पता है, तो उसका आंसर आपके लिए दे दिया कि इसके ठीक पहले 1898 का सीआरपीसी था, और शुरुआत तो बहुत पुरानी है, 1852 से अपने यहाँ सीआरपीसी बन रहा है। अभी आप में से कोई बता सकता है कि सीआरपीसी क्या है, आईपीसी क्या है, एविडेंस क्या है, और वह तीनों में डिफरेंस क्या है? What is the difference between IPC, CRPC and evidence? अब बेसिकली व्हाट इज सीआरपीसी, क्या है सीआरपीसी? जल्दी से कोई रिप्लाई कर सकते हैं एनीवन? फास्ट। सीआरपीसी इज प्रोसीजरल लॉ। सीआरपीसी जो प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। और ये जो सर सब्सटेंटिव लॉ को जो इन्फ्रिंज होता है हम्म, उसे उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोसीजर हमें मिला है कि कैसे अपने राइट को इन्फोर्स करना है, मतलब अपने उसके जब हमारे कोई ऐसा हमारे अगेंस्ट ऐसा एक्ट हुआ है जो पनिशेबल है, तो उसे कैसे पनिश किया जाएगा ऑफेंस को, तो उसका सारा प्रोसीजर सीआरपीसी है। अच्छा, ओके। और किसी को लगता है कि सीआरपीसी में और कुछ दिया हुआ है? सीआरपीसी क्या है, बाकी लोग जल्दी से फटाफट। CRPC is a procedural cum penal law. प्रोसीजरल कम पिनल लॉ। Yes. पिनल लॉ कैसे है सर? सर इसमें बहुत सारा फाइन भी तो है ना सर, इसमें सीआरपीसी में बहुत सेक्शन में सर फाइन का भी प्रावधान है सर। जैसे तो कोई एग्जांपल आपको याद है? सर सेक्शन याद नहीं है सर, पढ़ूंगा तो याद आएगा सर। जो सीआरपीसी में फाइन का ही प्रोविजन है आपके हिसाब जी से, जी तो इंडियन पिनल कोड में फिर क्या है? सर, वो तो सर स्पेसिफिक पैनल के लिए ही है, वो तो मींस वहां पर सर इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन, लेकिन क्रिमिनल सीआरपीसी में सर फाइन का भी प्रावधान है सर। अच्छा, इसमें इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान नहीं है। सर चलिए, ठीक है, अच्छी बात है आप लोगों ने जो। और किसी को कुछ कहना है सीआरपीसी के बारे में? आप लोगों को लगता है कि सीआरपीसी और कुछ है? बाय द वे, आईपीसी क्या है? व्हाट इज आईपीसी? अगर ये तीनों नहीं समझेंगे तो फिर आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये नहीं कि डायरेक्ट सेक्शन पढ़ लिया हो गया, नो नो नो। वो आईपीसी रटन तो सर, नहीं करना, पैरेट लर्निंग, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, वो नहीं करना है। व्हाट इज आईपीसी? सर आईपीसी ये बताता है कि आपके अगेंस्ट कौन कौन से ऐसे एक्ट है जो पनिशेबल है। अच्छा, जी, सर ये सब्सटेंटिव लॉ है। आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है एंड सीआरपीसी प्रोसीजरल है। और इसमें जो सब्सटेंटिव लॉ में आईपीसी में क्या है जो मैडम? ऑफेंस, सब तो हाँ सब्सटेंटिव हाँ, लॉ ही है। जिसमें जिसमें कि जो अपराध परिभाषित किए गए हैं कि कौन कौन से अपराध हमारे इंडिया में जो है पनिशेबल होंगे, ये ऐसे जो अपराध हैं। और अगर कोई ऑफेंस कर देता है तो सीआरपीसी और एविडेंस के तहत इनकी जो प्रोसीजर चलेगी, ये दोनों प्रोसीजरल लॉ है, और इसके तहत होगा आगे की जो कार्रवाई होगी। ओके, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं कि पहले आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, एविडेंस क्या है, उसको थोड़ा कायदे से समझ लेना। देखिए, जो सबसे बड़ा भाई है आईपीसी, ऑब्वियसली मैं बता देता हूँ, क्रिमिनल लॉ के अंदर एक बड़ा सा टसल हुआ था। टसल ये होता है कि तीनों में डिस्प्यूट होता है कि हु इज द बिग ब्रदर। तो आपको तो पता चल गया, बाय बर्थ जो बड़ा होता है उसी को बिग ब्रदर कहा जाता है। तो बाय बर्थ तो आईपीसी बड़ा है, और सचमुच में आईपीसी ही बड़ा है अगर देखा जाए कायदे से बाय बर्थ तो बात ये है कि भाई बड़ा भाई तो है, लेकिन बड़ा भाई बड़ा क्यों है, इसको समझना है कि आईपीसी में ऐसा क्या है जो इसको बिग ब्रदर बोलते हैं। ये सबसे बड़ा भाई क्यों बना बैठा है, सीनियर क्यों बना बैठा है? तो देखिए, इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे रीजनिंग है, इसको समझना और इसको बिल्कुल याद कर लेना, दिमाग में डाल लेना। देखिए, आईपीसी का तो पहला पूरा नाम होता है द इंडियन पिनल कोड। वहां पर कोड लिखा गया संगीता। सो आईपीसी इंडियन पिनल कोड जो है, ये
इंडियन पिनल कोड के अंदर क्या मिलेगा आपको? अगर आप पूरा इंडियन पिनल कोड को आप खंगाल देंगे बड़े अच्छे से, तो इंडियन पिनल कोड के अंदर 3 चीजें मोस्टली मिलेगी, 3 चीजें आपको मोस्टली मिलेंगी मोटे तौर पर, जो आपको समझना चाहिए। उसमें सबसे पहले निकलता है कि क्या ऑफेंसेज होते हैं, यानी ऑफेंसेज कौन कौन से हैं और उसका दंड क्या है, यानी ऑफेंसेज और उसका पनिशमेंट। सबसे पहले जो दिखता है आईपीसी के अंदर ऑफेंसेज क्या है और उसके पनिशमेंट क्या है। दूसरी चीज जो दिखती है कि पनिशमेंट क्या है, तो पनिशमेंट कितने तरह के हो सकते हैं और पनिशमेंट में क्या क्या दिया जा सकता है। ये दो चीजें तो एकदम प्राइम फाई क्लियरली दिखते हैं। इसके अलावा यहीं पर अगर मैं ब्रेक करके थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये भी बता सकता हूं कि क्या क्या पनिशमेंट नहीं होता है। यानी कि अगर आईपीसी को आप कायदे से समझें तो आईपीसी में 3 चीजें मोटे तौर पर बताई गई हैं कि कौन कौन से वो एक्ट हैं और कौन कौन से वो ओमिशन हैं जो ऑफेंस बन जाते हैं, कौन कौन से जो एक्ट हैं और कौन कौन से ओमिशन हैं जो ऑफेंस नहीं बनते हैं। यानी क्या अपराध है, क्या अपराध नहीं है, व्हाट इज एन ऑफेंस, व्हाट इज एन नॉट एन ऑफेंस। अगर वो अपराध है तो अपराध का दंड क्या मिलेगा, और अगर वो अपराध नहीं है तो उसमें बाइज्जत बरी हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। वो अपराध है ही नहीं तो अपराध हुआ ही नहीं। उसी तरीके से अपराध है तो दंड मिलेगा, लेकिन दंड में क्या क्या मिलेगा वो चीज यहाँ पर बता दी गई है। यानी दंड में क्या मिल सकता है, तो जैसे अभी आप लोगों ने सुना निर्भया वाले केस में हैंग टिल डेथ, यानी कि फांसी की सजा का प्रावधान है, जिसको हम लोग डेथ सेंटेंस, डेथ पेनाल्टी, ये दोनों चीजें बोलते हैं। डेथ पेनाल्टी हो गया, डेथ सेंटेंस हो गया, हैंग टिल डेथ हो गया। दूसरा जो इसमें से नॉर्मली आता है पनिशमेंट में, वो आजीवन कारावास होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में LI या लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं। उसी तरीके से फाइन होता है, और भी दो चीजें होती है। टोटल पनिशमेंट 5 तरह के होते हैं, खैर उस पर अपने को नहीं जाना है। तो अगर आपको मैं बिल्कुल शॉर्टकट में बताऊं कि व्हाट इज आईपीसी, तो आईपीसी इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस, definition of offenses, what is not offenses, what is not an offenses, और तीसरा और आखिरी what is punishment। ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है जो कि आपको आईपीसी बताता है। तो ये तो चलिए समझ में आ रहा है कि क्या अपराध है, क्या अपराध नहीं है, और अगर अपराध है तो क्या दंड मिलेगा। अब सवाल ये निकलता है कि आईपीसी तो ये समझ गया और कहता है कि भाई अगर तुम अपराध करोगे तो हमारे पास प्रोविजन है फांसी की सजा देने का। आई एम द वन एंड ओनली, आईपीसी एक अकेला इकलौता एक्ट है जो फांसी की सजा का प्रावधान दे सकता है, बड़े पुराने टाइम से 1860 से दे सकता है। सीआरपीसी में फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है। एविडेंस एक्ट के अंदर देयर इज नो प्रोविजन ऑफ हैंग टिल डेथ और डेथ सेंटेंस। तो ये बड़ा है, लेकिन बाकी लोग भी कहते हैं मैं भी बड़ा हूं, यानी सीआरपीसी भी कहता है कि मैं बड़ा हूं, एविडेंस भी कहता है कि मैं बड़ा हूं। क्योंकि अगर आईपीसी के अंदर दिया हुआ है प्रोविजन कि अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है, अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो उसके पास उसको फांसी की सजा दी जा सकती है या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि उसने मर्डर किया है, इसको साबित करने के लिए प्रोसीजर चलेगा, और वो प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर होता है। जब तक कि वो फेयर ट्रायल नहीं चलेगा, जब तक कि वो प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति को उसके लाइफ और लिबर्टी से अलग नहीं किया जा सकता है। मीनिंग देयर बाय किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा या किसी भी अन्य तरह का पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। तो अब पीछे कैसे रहता है एविडेंस? एविडेंस ने बोल दिया ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम्हारे पास प्रोसीजर है और एक के पास ऑफेंस में दंड देने का प्रावधान है, पावर है। व्हाट अबाउट एविडेंस? जब तक मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा प्रोसीजर फेल कर जाएगा। तुम्हारा प्रोसीजर चलाओ, तुमने प्रोसीजर चलाया कि सम्मन भेजना है, ठीक है, तुमने सम्मन भेज दिया। तुमने तुम्हारा प्रोसीजर चलाया वारंट भेजना है, वारंट भेज दिया। तुमने तुम्हारा प्रोसीजर चलाया कि अरेस्ट करना है तो अरेस्ट कर लिया। बेलेबल वारंट, सॉरी बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है,
बिलेबल वारंट है, नॉन बिलेबल वारंट है। तो तुमने तो अपना प्रोसीजर चला दिया, पकड़ के ऑफेंडर को ले भी आए, अक्यूज्ड आके कोर्ट में खड़ा भी हो गया, प्रोसीजर भी चलाओगे। लेकिन अगर कोई ऑफेंडर है, कोई अपराधी है, अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड को कन्विक्ट करने के लिए, अपराधी को अपराधी बताने के लिए, अक्यूज्ड को कन्विक्टेड पर्सन बोलने के लिए क्या चाहिए? जब तक अक्यूज्ड कन्विक्टेड नहीं होगा, जब तक अक्यूज्ड का कन्विक्शन नहीं होगा, तब तक उसको तुम कोई भी दुनिया का कानून सजा नहीं दे सकता। तो अक्यूज्ड से कन्विक्शन का जो, अक्यूज्ड से कन्विक्टेड पर्सन की जो जर्नी होती है, अगर कोई बंदा पहले पकड़ाता है, अरेस्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अक्यूज्ड। सो अक्यूज्ड से कन्विक्शन यानी कन्विक्टेड बनने तक की जो जर्नी होती है, ये पूरा का पूरा एविडेंस पर लाई करता है। अगर एविडेंस किसी के अगेंस्ट है तो वो अक्यूज्ड क्या हो जाएगा? कन्विक्टेड हो जाएगा। और अगर इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है तो वो अक्यूज्ड क्या हो जाएगा? अक्विटेड हो जाएगा। यानी या तो कन्विक्शन होगा या तो अक्विटल होगा, यानी सजा होगी, या तो आजीवन बड़े मजे से मुक्त हो जाएगा सारे आरोपों से। तो तुम तुम्हारा ऑफेंस रखो अपने पॉकेट में, तुम तुम्हारा पनिशमेंट रखो भी अपने पॉकेट में, और तेरे प्रोसीजर को तुम अपने पॉकेट में रखो। मेरे बिना तुम दोनों में से कोई नहीं कुछ कर सकता। दिस इज द थियरी। सो फाइनली ये डिसाइड हो गया तीनों के बीच में, आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस हो, तीनों के बीच में एक ही चीज डिसाइड हुई, ना तो कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा है, सिर्फ एज के फर्क से यानी सीनियरिटी के फर्क से कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि तीनों का रोल बाय एक्ट तीनों बराबर। क्योंकि आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस के बिना अधूरा है, एविडेंस आईपीसी और सीआरपीसी के बिना अधूरा है, सीआरपीसी आईपीसी और एविडेंस के बिना इनकम्प्लीट है। तो जब रहेंगे क्रिमिनल लॉ के तीनों भाई एक साथ ही रहेंगे, इन तीनों के बीच में कभी भी कुछ भी हो जाए पार्टीशन नहीं हो सकता है, बंटवारा नहीं कोई करा सकता इन तीनों भाइयों के बीच में, एकदम ये लिखी हुई बात है, इसको कोई काट ही नहीं सकता। तो ये बात भी पता चल गई कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस तीनों इक्वल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट एज फार एज सीआरपीसी इज कंसर्न, अब बात करते हैं स्पेशली सीआरपीसी की। तो सीआरपीसी क्या होता है? देखो सीआरपीसी का फुल फॉर्म अगर आप देखने जाओगे तो लिखा रहता है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यहाँ लिखा हुआ मिलेगा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अपने को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपने को इंटरेस्ट सिर्फ इस चीज में है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या होता है। तो यहाँ पर बहुत क्रिस्टल क्लियर इन्होंने कहा है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो अगर किसी का आपको जानना है कि क्या है तो आप यहां से जान सकते हैं, वो है प्रीएम्बल। क्या लिखा है इन्होंने? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। व्हाट इज क्रिमिनल प्रोसीजर? क्रिमिनल प्रोसीजर होता क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर होता क्या है? मजेदार चीज आपको बताता हूं, टेक्निकल, बहुत ही टेक्निकल पार्ट आपको शेयर कर रहा हूं। अगर हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ें, बारीकी से पढ़ें, तो क्रिमिनल जो शब्द आता है, क्रिमिनल के साथ जुड़ता है एक शब्द प्रोसीजर, और यही डील करता है 1973 का एक्ट। लेकिन आपको मजेदार चीज पता है, क्रिमिनल के साथ कौन जो क्रिमिनल होता है वो क्राइम करता है, यस और नो? कोई भी पर्सन किसी भी देश का नागरिक हो, लेकिन वो पहले क्राइम करेगा तभी वो क्रिमिनल होगा, और उसी क्रिमिनल को डील करने के लिए एक प्रोसीजर बना हुआ है, एंड दैट प्रोसीजर इज कोडिफाइड, उसको हमने कहा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। लेकिन आपको सबसे इंटरेस्टिंग और टेक्निकल पार्ट जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, कि जो क्राइम वर्ड है, जो क्राइम शब्द है, दिस वर्ड इज नॉट यूज्ड बाय either IPC और CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट। ये क्राइम शब्द को तीनों में से किसी ने नहीं इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल क्या हुआ है क्राइम की जगह पर? द वर्ड ऑफेंस इज यूज्ड। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस। ये भी आप लोगों को शायद पता होगा कि क्राइम और ऑफेंस के बीच में बहुत बड़ा गैप है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो मोटे तौर पर क्या निकल के आया
कहता है कि अगर कहीं सोसाइटी में क्राइम होता है, ये अपने लॉ का एक मतलब कहो जलवा है या पुरानी चलता आ रहा है, एज इट इज हम उसको फॉलो करते जा रहे हैं। गलत है सही है, किसी के पास टाइम नहीं है, लेजिस्लेशन अपना अलग बिजी है, और हम लोग बस इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो करते आ रहे हैं। हम लोगों ने लिख दिया क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, और आज भी हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी करते हैं। और क्रिमिनल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्रिमिनल किसको बोलते हैं? वो व्यक्ति जो क्राइम करता है। जो व्यक्ति क्राइम करता है, ऐसा हम कहते हैं कि जो व्यक्ति क्राइम करता है उसको क्रिमिनल कहते हैं। ऐसा कहीं नहीं सुनने को जल्दी मिलेगा आपको कि जो व्यक्ति ऑफेंस करता है उसको क्रिमिनल बोलते हैं, क्योंकि ऑफेंस और क्रिमिनल में शब्द में फर्क है। ऑफेंस और क्राइम में फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफेंस एंड क्राइम? एनीबॉडी नो? क्या डिफरेंस है क्राइम और ऑफेंस शब्द के अंदर? छोटी बात है लेकिन मोटी बात है, जल्दी से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस? क्राइम हो चुका होता है और ऑफेंस बस बताया गया है कि अपराध होता है। ये क्या मतलब है हो चुका होता है? ये कौन सा सॉरी डिफरेंस है? सर। सर किसी भी एक्ट को जो मतलब आम लैंग्वेज में बोला जाता है वो क्राइम होता है, और जब वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है अकॉर्डिंग टू द आईपीसी तो वो एक ऑफेंस होता है। मतलब लॉ की जो टर्म है किसी भी एक्ट के रिगार्डिंग वो ऑफेंस है, और जनरल टर्म में उसे क्राइम कह देते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्राइम और ऑफेंस में फर्क क्या है? बड़ा मेजर फर्क है, इस फर्क को जान लेना। क्राइम वो होता है, क्राइम क्या है? एक्ट है, ओमिशन है। ऑफेंस क्या है? एक्ट और ओमिशन है। क्राइम में भी कोई रॉन्गफुल एक्ट होता है, कोई गलत काम होता है। ऑफेंस में भी कोई गलत काम या ओमिशन होता है। तो फर्क क्या है? कहता है कि वैसे गलत काम, वैसे एक्ट जिसको कि कोई सोसाइटी, चाहे वो सिविलाइज्ड हो अनसिविलाइज्ड हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट जिस एक्ट को, जिस ओमिशन को सोसाइटी अपने नजरिए में, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत मानता है, उसको क्राइम बोलते हैं। जैसे आज भी हिंदू हिंदू कह रहा हूं, आज भी इंडियन सोसाइटी के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट मुझे लगता है 90% जो हिंदुस्तानी होंगे, ऑलमोस्ट 90%, 10% को छोड़ देते हैं, 90% जो हिंदुस्तानी हैं, जो इंडियंस हैं, वो लिविंग रिलेशनशिप को गलत मानते हैं, गंदा मानते हैं। इसके बारे में बात करना तक पसंद नहीं करते हैं। कोई भी गार्जियन कितना भी हाईली क्वालिफाइड होगा, चाहे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी क्यों ना हो, आईएएस का सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बच्चों को लिविंग रिलेशनशिप में देखना पसंद नहीं करेगा। तो क्या है ये? सोसाइटी के नजरिए से लिविंग रिलेशनशिप एक बहुत खराब काम है। इट इज ए वेरी बैड एक्ट, इट इज रॉन्ग एक्ट। बट लिविंग रिलेशनशिप को लॉ नहीं कहता है कि गलत है। दो जवान आदमी अपनी इच्छा से, दो जवान पर्सन, दो यंग पर्सन, मेजर पर्सन अगर अपनी इच्छा से एक कमरे में बंद रह के रिलेशनशिप करते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। इट्स अ ह्यूमन नीड, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। सोसाइटी उसको गलत मानता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, क्राइम इज समथिंग जो कि सोसाइटी की नजर में गलत होता है, लेकिन ऑफेंस इज समथिंग जो कि स्टेट की नजर में गलत होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, दूसरा डिफरेंस, सोसाइटी जिसको गलत मानता है उसके लिए जरूरी नहीं है कि दंड का प्रोविजन हो। सोसाइटी ने तो कहा कि लिविंग रिलेशनशिप इज एन ऑफेंस, उसके नजर से गलती है, उसके नजर से रॉन्ग है, उसके जगह से बैड एक्ट है, रॉन्ग एक्ट है, इसके लिए दंड देना चाहिए। सोसाइटी कहता है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना चाहिए। सोसाइटी कहता है कि लव रिलेशनशिप बेकार होता है। सोसाइटी कहता है इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज नहीं होना चाहिए। इन सब को एक तरीके से अपराध माना जाता है। और आपको पता है हरियाणा सबसे ज्यादा फेमस है ऑनर किलिंग के लिए, राजस्थान ऑनर किलिंग के लिए बदनाम है या फेमस है जो को। तो ये सारे हैं, बिहार इसमें भी होता है, यूपी इसमें भी होता है। तो ऑलमोस्ट हर एक स्टेट है, खास करके नॉर्थ इंडिया बेल्ट जो है पूरा का पूरा, वो इस चीज के लिए बदनाम है कि भाई वहां पर मैरिज का मतलब अपने गोत्र में करो या अपनी सोसाइटी में करो, अपने कल्चर में करो, अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में तो बिल्कुल नहीं करना है। और खास के लड़कियों के लिए तो ज्यादा पाबंदी है, नहीं कर सकती। अगर कर लिया तो 10 साल बाद भी जाके मार देंगे, लेकिन मारेंगे जरूर। व्हाट इज दैट? दिस इज क्राइम।
जिसको सोसाइटी अपराध मानता है वो क्राइम है, लेकिन उस क्राइम के लिए कोई लीगल पनिशमेंट नहीं है। तो यानी कि वैसा एक्ट, वैसा ओमिशन जिसके लिए स्टेट, जिसके लिए राज्य पनिशमेंट का प्रोविजन रखता है, यानी राज्य की नजर में, स्टेट की नजर में, लॉ की नजर में, कानून की नजर में जो अपराध है, जो गलत काम है, उसके लिए पनिशमेंट है, तो वो लीगल रॉन्ग है, उसी को ऑफेंस कहा गया है। तो ऑफेंस और क्राइम में ये बड़ा डिफरेंस है। क्राइम के लिए देयर इज नो नेसेसिटी, नो नीड की पनिशमेंट होगा, आपको एग्जांपल बता दिया। लेकिन ऑफेंस के लिए 200% आप जान लो कि देयर इज ए पनिशमेंट प्रोविजन, चाहे वो पनिशमेंट फाइन के तौर पर मिलता हो, चाहे वो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के तौर पर मिलता हो, चाहे वो लाइफ इंप्रिजनमेंट के तौर पर मिलता हो, चाहे वो डेथ पेनाल्टी के रूप में मिलता हो, चाहे छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो। ये मत सोचना कि आपको पनिशमेंट नहीं मिला है, इस चीज को ध्यान देना। और जो आप लोग अपकमिंग जो जज बनने वाले हो, आप लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना, ये आपको कोई बताएगा नहीं, कोई क्लास वाला नहीं बताएगा, कोचिंग वाला। लेकिन कोशिश करना कि कभी भी गाड़ी ड्राइव करो तो चालान मत कटवाना, ये सब बाद में वेरीफाई होता है और वहां पर आपको फिर दिक्कत होती है। आपको लगता है यार चलो यार फाइन भर दिया 2000 रुपये, चलो ठीक है बच गए, आप भले जेल नहीं जाते हैं, लेकिन फाइन इज वन काइंड ऑफ पनिशमेंट। तो अगर आपने पनिशमेंट दिया है 2000 रुपये या 500 रुपये, बिना हेलमेट की गाड़ी चलाई है या रेड सिग्नल, कोई भी आपने कैसा भी तरह का दंड भोगा है, तो आपके फाइनल ज्वाइनिंग में दिक्कत हो सकती है। ये कोई नहीं बताएगा, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, क्योंकि ये बताने से बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे बहुत सारे स्टेट में, पूरे इंडिया का ये ऐसा सिस्टम है, कोई नहीं बताता। ये मतलब ये कहना कि कोचिंग वाले कहते हैं कि भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, पूरे हिंदुस्तान के हर एक स्टेट का ये रूल होता है, हर एक जुडिशियल सर्विस में। वो जज का मतलब पाक साफ होना चाहिए, पाक साफ का मतलब आपके ऊपर एक छोटा सा भी दाग नहीं लगा होना चाहिए, और अगर लगा हुआ है तो छुड़ा के आइए, दिस इज द पॉइंट। कन्विक्शन कहीं भी नहीं मेंटेन होना करते हैं सर चाहिए, पुलिस वाले इतने सर फाइन कन्विक्शन क्लियर कहीं भी नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। कन्विक्शन अगर हो गया तो भूल ही जाओ कि लगेगी जाओ, क्योंकि हर सर एक 100 स्टेट में, इसीलिए जैसे भी इस बार बिहार में हुआ, यूपी में हुआ, कुछ सीटें हमेशा खाली क्यों चली जाती हैं? अगर मान लो कि 200 सीट निकलती है तो उसमें से 180 फील होगा, 20 फिर भी बाकी बच जाएंगे मिनिमम, क्योंकि ये 20 जो जाकर के डॉक्यूमेंट में फंस जाते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन में फंस जाते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं। ये एक चीज एक आपको कोई नहीं कहीं बताने वाला, मैंने सर बहुत बार बताया आप लोगों को, और इसलिए कहता हूँ कि बच के रहिए। सर 151, 107, 116 की जो कार्रवाई होती है उसमें तो कन्विक्शन वाला इश्यू नहीं है, वो तो क्योंकि एक रोकने के लिए है, तो इसको तो काउंट नहीं करते हैं ना सर? काउंट, वही मैं कह रहा हूँ कि नहीं करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं भी आपके नाम से कोई भी किसी तरह का, कोशिश ये करो जहां तक एज फार एज पॉसिबल हो चालान नहीं कटना चाहिए। ये अलग बात है कि जब कट भी जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, तो ले दे के काम हो जाता है, दैट इज द पॉइंट, दैट इज अ डिफरेंट इशू। क्योंकि पुलिस वाले को पता है कि भैया जज बना है तो कुछ तो इसके अंदर होगा, समथिंग इज इन हिम, तो कुछ है इसीलिए वो जज बना है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपको अगर जैसे बोलते हैं ना कि एक होता है एक बिना रुकावट के चलना और एक कुछ हर्डल के साथ चलना, तो अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी तरह का रुकावट आए आप डायरेक्ट सीधा ज्वाइन कर लें, तो आपके लिए सब छोटा छोटा सजेशन है जो कि आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर अगर है या नहीं है तो भी वो धीरे 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 खत्म हो जाता है, इसमें परेशान होने की बात नहीं। ये नहीं है कि आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, मिलेगी जरूर, लेकिन थोड़ा डिले मिलेगी। किसी को 15 दिन के अंदर मिल गई ज्वाइनिंग लेटर, आपको 20 दिन के बाद मिलेगी, 1 महीने बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी। अगर कन्विक्शन है तब नहीं मिलेगी, हेनियस ऑफेंस में है तब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो बी सर अलर्ट, बी चालान तो सर वैसे कभी ना कभी तो हो ही जाता है, जैसे 2 साल 3 साल पहले किसी का हुआ तो भी नहीं, उसमें भी उसको सर काउंट नहीं करते मैडम, 2-3 साल वालों को काउंट, मतलब जब भी आप ज्वाइनिंग करने, जब भी आपने रिजल्ट दिया उसके 6 महीने के अंदर आपका कुछ नहीं होना चाहिए, कम से कम अगर 1 साल रख लें सेफ्टी से, तो आपका कुछ नहीं होना चाहिए। उतना पुराना मैटर नहीं लेते हैं, पुराना मैटर में हेनियस क्राइम हो गया, जैसे रॉबरी वगैरह में फंस गए, रेप हो गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, इन सब चीजों में, छेड़खानी हो गया, इन सब चीजों में, 354, 376, इन सब चीजों में, क्योंकि एक बड़ी आम बात होती है, केसेस तो कोई भी किसी पर कर सकता है, झूठा हो चाहे सच्चा हो, तो बाद में डिसाइड होता है।
तो ये बड़ी सर कल ही भरा हूँ सर 1000 रुपया सर कल। भर दिया तो भर दिया, अभी सोचना कि अच्छा सर एक चीज बताइए सर, थाने में सर इतना पुराना रिकॉर्ड रखेगा सर? नहीं रखते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब ज्वाइन करेंगे तब से 6 महीने पहले तक का रिकॉर्ड क्लीन ओके, रखना है। तब तो ठीक है सर। मिनिमम 6 मंथ्स का रिकॉर्ड क्लीन रखिए, मिनिमम 6 मंथ्स। यहाँ ओके सर। 379 के मामले में कुछ नहीं होता है, फैक्ट है, लेकिन आप लोगों को इसलिए देखिए, मेरा पर्पस आप लोगों को डराना नहीं है, बट यस आप सर। लोगों को अलर्ट करना है। माई ड्यूटी इज टू अलर्ट यू। ये कोई नहीं बताता है, ये निगेटिविटी वाली बात है, तो निगेटिव नहीं बता रहा हूं मैं आपको, पॉजिटिव बता रहा हूँ। पॉजिटिव ये बता रहा हूँ, आप इसको पॉजिटिव समझिए। आपको बस सेफ लेके चलना। अगर मैंने बोल दिया जैसे मौसम का पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्ट होता है कि भाई कल बारिश होगी, तो आपको बता दिया बारिश होगी, तो इसका मतलब थोड़े कि निगेटिव लेना। आप छतरी लेके जाओ, अम्ब्रेला लेके जाओ, अपनी सेफ्टी रेनकोट लेके जाओ, या नहीं निकलो, तो अब आप उसको निगेटिव नहीं लेना, इस चीज को समझना है, ठीक है। इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप सबको कहता हूँ कम से कम 6 मंथ्स क्लियर रखना है। अगर आ भी गया तो हिसाब किताब करके खत्म करो, ठीक है। ये चीजें रखनी है। खैर मुद्दे पे आते हैं, इतना टेंशन लेना नहीं है, बिल्कुल कूल होके चलना है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, थोड़ा समय लगता है, यहाँ छोटी छोटी बातों पर होता है। ये आपको कोई जो ज्वाइन किया है वो भी बंदा नहीं बताएगा, ठीक है। जो ज्वाइन कर चुके हैं वो भी नहीं बताते हैं कि उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है, कैसे मेडिकल होता है, क्या नहीं होता है, वो सब चीजें मैं बता देता हूँ आप लोगों को। खैर मुद्दे पे आता हूँ। दूसरी दूसरी चीज, हाँ दूसरा एक और बात मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ। आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, मन मार के करनी पड़ेगी, खुश होकर करनी पड़ेगी, दोनों चीजें। कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं भाई कि सर किसी का 1 अटेम्प्ट हो गया, किसी का 2 अटेम्प्ट हो गया। मैं बहुत ओपन बोलता हूँ, शायद किसी को बुरा लगता होगा, लेकिन मैं ओपन बोलता हूँ इस मामले पे। अगर आपने कॉलेज में 3 साल की लॉ करी है या 5 साल की लॉ करी है, तो 5 साल में भी 3 ही साल लॉ पढ़ना होता है। 2 साल तो आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, तो 2 साल को आप छोड़ दो। अगर आपने 3 साल सचमुच में ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ी है, कॉन्सेप्ट समझा है, तो मैं आपको गारंटी चैलेंज लगा करके बोल सकता हूँ, अपना आपका सिर्फ 12 महीने की पढ़ाई या 11 महीने की पढ़ाई फर्स्ट अटेम्प्ट आपको निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आपने इन 3 सालों में बस वही प्रोविजन फॉलो किया है कि 5 क्वेश्चन पढ़ लो और रट के अगले दिन पेपर लिख के आ जाओ और रिजल्ट में 60% 70% नंबर ले आओ, अगर ये प्रोविजन रखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो जो 3 साल आपने कॉलेज में नहीं दिया स्टडी को, वो 3 साल आपको डिग्री लेने के बाद देना ही पड़ेगा, चाहे आप हंस के दो चाहे आप रो के दो। दिस इज द फैक्ट। ये सब कोई नहीं बताता है, ये सब तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। होता क्या है कि आप वो इसको कैसे इसको मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ। जो बंदे पढ़ के निकलते हैं, बहुत मतलब अच्छे से स्टडी 3 साल जम के कर रखी है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिन्होंने मान लो नहीं करी है, तो वो तो समझते हैं कि चलो मैंने ले लिया, अब जाके कोचिंग में 12 महीने की क्लास करेंगे, उसके बाद मेरा एलिजिबल हो जाएंगे। तो 12 महीने की क्लास करेंगे, बिल्कुल ठीक है, 12 मंथ तक जाके पढ़ाई करी, वो ठीक है। तो कोचिंग ने तो अपने हिसाब से 12 महीने में सिलेबस खत्म कर दिया, चाहे 13 महीने में ये सिलेबस खत्म कर दिया, लेकिन बहुत सारी जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका तो पता ही नहीं है आपको। तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अगले फिर आपको 1 साल 2 साल आपको बैठ के स्टडी करनी पड़ती है। हाँ, एक चीज बेनिफिट होता है कि इन 12 महीनों में जब आप कभी कोई एग्जाम भरेंगे, फिल करेंगे किसी भी स्टेट का, तो उसमें क्या होगा, प्री के लायक बन जाएंगे। उतना आप सीख जाएंगे तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है और लगता है कि नहीं मैंने कुछ सीखा है। लेकिन पूरा तीनों स्टेज क्लियर करने के लिए अगेन आपको कम से कम 1 साल 2 साल, तो जो 3 साल हमने कॉलेज टाइम में नहीं दिया, वही हम 3 अटेम्प्ट में बर्बाद करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं गलत करूं तो बोल देना कि सर गलत कर रहे हैं। जो 3 साल हमने पढ़ाई कॉलेज में नहीं करी किसी भी रीजन से, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई जबरदस्ती है, वो ही 3 अटेम्प्ट हम आगे आकर के देते हैं। 1 अटेम्प्ट दिया, बोलते हैं यार 10 नंबर से छूट गया, फिर दूसरा अटेम्प्ट देते हैं, यार इस बार तो 2 नंबर से छूट गया। ऐसे ऐसे लड़के लड़कियां बहुत कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। तो ये 10 नंबर 2 नंबर से क्यों छूट रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग है, वही तीसरे अटेम्प्ट में निकाल लेते। जो 3 साल आपने उधर नहीं किया, वो 3 साल आगे आप करते हो, बात बराबर होती है। और मैं बार बार हमेशा ओपनली बोलता हूँ कि भाई यू आर गोइंग टू बी अ जज, आप कोई चपरासी बनने वाले नहीं,
आप लोगों को कोई सिपाही कांस्टेबल नहीं बनना है कि सीना फुला ली 80 सेंटीमीटर और दौड़ लगा ली, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और तीसरे दिन ज्वाइनिंग लेटर मिल गई, नौकरी ज्वाइन हो गए। नो, यू आर गोइंग टू बी जज, यू आर गोइंग टू डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ समवन एल्स। आप तो बड़े बड़े आईजी और डीआईजी और एसपी और डीएसपी का डेस्टिनी डिसाइड करने वाले हो। हाउ कैन यू फॉरगेट योर पावर? यू शुड नॉट फॉरगेट योर पावर। आपको आपका पावर कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप क्या हो। तो भैया ताजमहल है तो ताजमहल को तो बनने में 22 साल लगे थे। मैं बार बार हमेशा कहता हूँ, छोटी चीजों को बनने के लिए टाइम ज्यादा नहीं लगता। 10 बाई 10 का कमरा बनाना है तो 7 दिन काफी है आज के डेट में, विथ फाउंडेशन। और ताजमहल जैसी चीज बनाना है जो कि हमेशा रहे, अनंत रहे, आपका नाम रहे, या आप समझ लो कि आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, तब तो कोई आपको रोकेगा ही नहीं, कोई नहीं रोकेगा। और एक चीज मैं इसमें भी बता देता हूँ, आपको बहुत से लोग निगेटिव करेंगे कि भाई प्रमोशन नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, और मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि जो लोग काफी लेट के, मतलब उम्र के, जो कहते हैं ना आखिरी पड़ाव पर जाकर के, फाइनल स्टेज में, जैसे कि अब 35 होने वाला है, 37 होने वाला है, वहां जाके ज्वाइन करते हैं, वो भी पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट तक, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट हो जाता है बढ़िया। और फिर जो जजमेंट देते हैं ना, भूल तरह की, एक छोटे छोटे बेल के मैटर में 7-7 पन्ने का, 8-8 पन्ने का ऑर्डर दे देते हैं, वो 10-10 पन्ने का ऑर्डर दे देते हैं। अब किसको इतनी फुर्सत पड़ी है कि 10 पन्ने का आपको ऑर्डर पड़ेगा? देखता है ऊपर का जज, अच्छा 10 पन्ने का ऑर्डर है यार, जरूर कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा, ऐसे थोड़े बिना दिमाग लगाए लिख दिया होगा। वो कुछ नहीं देखेंगे, हाँ ठीक है भाई, नीचे का जो जजमेंट है ओके, नीचे का जो ऑर्डर है सही है, हम भी नहीं ग्रांट करेंगे। तो आपके ऑर्डर और जजमेंट की वैल्यू हो जाएगी, ऑर्डर और जजमेंट की वैल्यू हो जाएगी। मेरे पास और मेरे साथ रहना है तो मैं तो पॉजिटिव करूंगा, निगेटिव नहीं। और जो लोग सिर्फ ये सोच के आते हैं भाई मेरे को सिर्फ नौकरी लग जाए, तब तो आप भगवान ही मान लीजिए, उसके लिए तो खुदा जो करे सो। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग में, मेरा सिर्फ इतना ही कहने का मेरा पर्पस है, बिल्कुल दिमाग को एकदम शार्प कर लेना है, कुछ भी आए कैसे भी आए बना लेना है बस। सर इसकी थोड़ा सा अगर मतलब अगर सभी एस्पायरेंट्स अगर एग्री हैं तो सर हम ये चाहेंगे, थोड़ा सा ये बता दीजिए कि मतलब इसका किस तरीके से प्रोसीजर चल रहा है, कि मतलब अगर आप किस एज में हैं तो कहाँ तक चले जाएंगे, किस एज में सिलेक्शन हुए तो कहाँ तक चले जाएंगे, और जो भी इसके से देखिए रिलेटेड और एज चीजें का हैं। जहां तक है ना, ठीक है मैं बता देता हूँ, इसमें कोई इश्यू नहीं है, जस्ट सेकंड मैं शेयर कर देता हूँ। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, बहुत से लोग